हेलो एवरीवन। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी फ्लक्स के बारे में और हम लोगों ने बहुत बेसिक सी एनालिसिस किया कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। और हम लोगों ने एरिया वेक्टर के बारे में भी बात करी थी। हमने देखा था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा डायरेक्शन अगर ओपन सरफेस हुआ तो कोई सी भी डायरेक्शन को चूज कर सकते हो, मर्जी आप लोगों की चलने वाली है। बट अगर क्लोज्ड सरफेस हुआ तो फिर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच इज प्रोपगेटिंग आउटवर्ड। परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच इज प्रोपगेटिंग आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर ये रहने वाला है। और फिर हम लोगों ने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इफ ई इज कांस्टेंट तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ई डॉट ए। सिंपली डॉट प्रोडक्ट करेंगे और हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिर हम लोगों ने बात करी थी कि फ्लक्स बेसिकली है क्या। फ्लक्स इज नथिंग बट काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, चलिए फिर हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज बेसिकली एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एनर्जी। कितनी एनर्जी किसी भी सरफेस में से निकल रही है, जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एनालाइज कराऊं, मान लो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से सुनना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास। चलिए सर ठीक है, और ये मैंने एरिया वेक्टर मान लिया। मेरे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ये रही। अब जो कि ये एक ओपन सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन मेरी मर्जी, मैंने एरिया वेक्टर ये मान लिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही मेरे पास। थीटा बोलो बच्चों, थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। और मैंने यहां पर देखा ये 3 लाइंस थी बच्चों, तीनों की तीनों लाइंस इसमें से पार होके जा रही है, यानी सब पूरी की पूरी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है इस सरफेस में से निकल के जा रही है, लिंक्ड है पूरे के पूरे सरफेस के साथ। तो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स होने वाला है। फिर दूसरी कंडीशन देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने वही रखी। अब जो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ था ना पहले ऐसे, अब मैंने इसको कुछ एंगल पे टिल्ट कर दिया। मान लो मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया। अब ऐसे टिल्ट कर दिया तो हुआ क्या बच्चों, ये लाइन तो बिना लिंक करे निकल के चली गई, यानी ये एनर्जी तो सरफेस में से पास हुई नहीं, तो एनर्जी बस ये 2 लाइंस की निकल के गई है। तो इसके कंपैरेटिवली इसका फ्लक्स कम है। थर्ड केस देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, और एंगल देखो, एरिया वेक्टर, अगर मैंने ये एरिया वेक्टर चूज किया है तो एरिया वेक्टर वही रहने वाला है बच्चों। अब ये एंगल हो गया इसमें थीटा। चलिए मैंने बात करी कि अब मैंने ना इस एरिया को ऐसे रख दिया बच्चों, ऐसे देखिए ये एरिया वेक्टर, ये एरिया, तो एरिया वेक्टर मेरा नीचे आ गया। एरिया वेक्टर मेरा नीचे आ गया तो अब क्या देख रहा हूं मैं कि लाइंस इसको ग्रेज करते हुए निकल के गई है, ग्रेज करते हुए, यानी देयर इज नो लिंक, कोई लिंक नहीं था इसका। देयर इज नो लिंकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद द एरिया। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ हियर फ्लक्स इज मैक्सिमम। यहां पे फ्लक्स 0 और मैक्सिमम के बीच की वैल्यू आने वाली है, यानी इंटरमीडिएट मैं बोल सकता हूं। कोई भी फ्लक्स की वैल्यू होगी बट इट इज नॉट नॉन जीरो। तो सिंस फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब जो कि हमें पता है ई डॉट ए, तो इसको जब ओपन करेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बच्चों ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हमने देखा कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा। फिर हमने देखा फ्लक्स बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों। पहला स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या है बच्चों कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। और तीसरा बच्चों ओरिएंटेशन क्या है ई और ए के बीच में, यानी एंगल बिटवीन ई और ए कितना है, और इन अदर वर्ड्स एंगल बिटवीन ई एंड ए। इन 3 चीजों पे हम लोगों का फ्लक्स डिपेंड करने वाला है। जल्दी बताइए बच्चों, ये समझ में आया क्या। चलिए बच्चों
अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। मान लो ये हमारे पास एक रिंग है बच्चों, रिंग जिसका रेडियस r है बच्चों, रेडियस r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है इस रीजन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये जो एंगल है ना दिस इज 37 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E मान ली हम लोगों ने। बोला गया फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स। सोचो आप लोग, तब तक सोच लो, आंसर आप लोगों को ही देना है। सेकंड केस, इस रिंग को अब हमने ऐसे रख दिया, सेंटर ये रहा, रेडियस r है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब फ्लक्स कैलकुलेट करो। तीसरा केस, अगर मैं थोड़ा और एनालाइज कराऊं आप लोगों को, जो हम लोगों ने कल एरिया वेक्टर किया था, एक स्क्वायर प्लेट रखी थी, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और स्क्वायर की साइड जो आई थी हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर आई थी, वो हमने मानी थी 5 मीटर। बोला गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रही है। बोला गया फाइंड आउट फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, फर्स्ट वाले में क्या आंसर आया है आप लोगों का? दोबारा बोलो। E पाई आर स्क्वेयर 3/5 बच्चों ने ये बोला है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है तो हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए इंटू कॉस थीटा है। ध्यान क्या रखना है बच्चों बस, कि थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अब जो कि ये हमारे पास कॉइल है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी वाई डायरेक्शन में, या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, मर्जी हमारी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में ये एंगल है, तो दिस इज 53 डिग्री। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा बच्चों? ई एरिया ऑफ द कॉइल, जो भी है ए लिखना चाहो अभी ए लिख लो, कॉस ऑफ 53, बस कॉस 53 की वैल्यू आती है 3/5। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? E इंटू ए इंटू 3/5, जो कि एरिया हमारे पास एक रिंग है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर। बस ये वाली आंसर रखेंगे, हमारा आंसर आ गया। इसका बोलो बच्चों क्या आया है आंसर? इसका देखो, जो कि ये कॉइल है बच्चों, अब इस कॉइल का प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल ना, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, या तो आपकी डायरेक्शन में या बोर्ड के अंदर, मर्जी जो रखना है वो रख लो। तो जो हमने बात करी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो ये चौक रिप्रेजेंट करिए दिस इज एरिया वेक्टर। तो ई और ए में एंगल कितना है? तो ई और ए में एंगल बना यहाँ पर 90 डिग्री। अगर ई और ए में एंगल 90 डिग्री बना तो cos 90 कितना होता है बच्चों? 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अब अगर हम बात करें इस वाले केस में, इस वाले केस में कैसे करें जल्दी बताओ। तो इस वाले केस में हमें सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब एरिया वेक्टर हम कल निकाल चुके थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर जो निकाला है दैट इज 20 k कैप माइनस 15 i कैप। अब बच्चों ये एरिया वेक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो बस हमें तो क्या आना चाहिए? हमें तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि इसका एरिया हमें निकालना आता है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0, 5, 0, और इसके भी कोऑर्डिनेट हमें पता है बच्चों 4, 0, 3। तो यहाँ से ये r1 वेक्टर निकाला था हम लोगों ने, यहाँ से ये r2 वेक्टर निकाला था हम लोगों ने, और फिर एरिया जो निकाला था वो एरिया क्या था बच्चों? r1 वेक्टर क्रॉस r2 वेक्टर, जिसकी वैल्यू ये आई थी 20 k कैप माइनस 15 i कैप। बस अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट हमें आता है, i को i के साथ लेंगे, j को j के साथ लेंगे, k को k के साथ लेंगे। बस i देखो यहाँ पर i का कोएफिशिएंट कितना है? 2i कैप। अच्छा e डॉट a करो या a डॉट e करो, वन एंड द सेम थिंग।
यहाँ पे i का प्रोडक्ट 2i, यहाँ पे -15i, तो i डॉट i 1 होता है तो 15 इंटू 2 बना -30। चलिए k को k के साथ करो बच्चों, 20 इंटू -2 तो -40, तो फ्लक्स आ गया बच्चों हमारे पास -70। अब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई, फ्लक्स की यूनिट देखो बच्चों E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलाम, एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। जल्दी बताओ बच्चों समझ में आया क्या। देखिए हमसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E नोट आई कैप, बच्चों आराम से सुनना, E नोट आई कैप, और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इक्वल्स टू ई वेक्टर, दिस इज इक्वल टू E नोट एक्स आई कैप। पहले मुझे देख के बताओ दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। यहाँ पर E की वैल्यू है E नोट आई कैप, वहाँ पर E की वैल्यू है E नोट एक्स आई कैप। जल्दी बताओ विच वन इज वेरिएबल, विच वन इज कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट है हमारे पास, हैंग ऑन, चलो तो ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास वेरिएबल है। क्यों है बच्चों, क्योंकि ये सर x का फंक्शन है। तो जैसे पहली बात तो आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसमें भी और उसमें भी। यहाँ पर E नोट x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, E नोट हमेशा सेम ही रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट ही रहेगी। बट वहाँ पर जैसे x की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, E की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, पॉइंट नंबर 1। अब हमसे क्या बोला गया कि ये हमारे पास एक क्यूब है बच्चों, अ क्यूब विथ साइड ए, क्यूब विथ साइड ए, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। ये z एक्सिस, ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये 0,0 पे रखा हुआ है और इसकी साइड लेंथ है बच्चों a। बोला गया फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। सेम इसमें भी भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है हमारे पास x एक्सिस के लो, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। मेरे पास यहां पर एक क्यूब रखी हुई है बच्चों, ओरिजिन से a दूरी पर, यानी ये लेंथ है मेरे पास a। बोला गया फाइंड फ्लक्स, इसमें भी फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इसमें भी फ्लक्स कैलकुलेट करना है। देखिए आई विल टेल यू। अब हम लोगों ने बात करी थी कि कल भैया क्यूब बेसिकली अगर मैं थोड़ा एनालाइज कराऊं तो क्यूब मेरे पास ये 6 फेसेस है क्यूब के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ध्यान से सुना, मुझे थोड़ा सा एनालाइज करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, यूनिफॉर्म है, तो इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, जो कि मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो इस वाले सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। चलिए तो हमने बोला ये देखिए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एंगल बोलो, एंगल बोलो जल्दी। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बालक, और एरिया वेक्टर इधर है, इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच इज प्रोपेगेटिंग आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बोलो जल्दी। वेरी गुड। तो यहां पर एंगल बना 180 डिग्री। अब इस वाले फेस में आओ, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर, यानी मैं इस वाले फेस के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो एंगल बोलो बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। चलिए अब बाकी 1 2 3 4 इन सभी चारों फेसेस में देखो बच्चों, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, एंगल 90 डिग्री। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंगल अभी भी 90 डिग्री, एंगल अभी भी 90 डिग्री,
और एंगल अभी भी 90 डिग्री, यानी रेस्ट ऑफ द चारों फेसिस के कारण थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनी। तो फ्लक्स कितना हुआ बच्चों, फ्लक्स कितना हुआ सर, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो बाकी सारे सरफेसेस के लिए फ्लक्स जीरो। तो केवल और केवल दो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, एक ये वाला जो शेडेड है और एक ये वाला। इसका फ्लक्स देखो बच्चों, E इंटू ए, एरिया सेम रहेगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए, साइलेंट ए है तो ये वाला एक स्क्वायर प्लेट बन गई, तो E इंटू ए स्क्वायर लिखना चाहो ए स्क्वायर लिख दो, कॉस ऑफ 180 डिग्री। जल्दी बोलो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो फ्लक्स हो गया माइनस ई ए स्क्वायर, फ्लक्स 1 बोल दूँ इसको। इस वाले सरफेस के लिए देखिए, ये साइड भी ए है बच्चों, क्यूब है, ये साइड भी है तो स्क्वायर बना बच्चों, एरिया अभी भी ए स्क्वायर ही बनेगा। तो फ्लक्स बोलो यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लक्स 2 कितना बना बच्चों, E इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, तो फ्लक्स 2 कितना बना बच्चों, E इंटू ए स्क्वायर पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स कितना बना बच्चों, टोटल फ्लक्स 6 फेसिस के कारण है, 4 के कारण तो 0 बना, इसको और इसको ऐड कर दो तो टोटल फ्लक्स कितना बना बच्चों, φ1 प्लस φ2, φ1 कितना है बच्चों माइनस ई ए स्क्वायर, φ2 कितना है बच्चों ई ए स्क्वायर, आंसर कितना है बच्चों 0। बस अब याद क्या रखना है बच्चों, याद करो, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, ये एक क्लोज्ड सरफेस था बच्चों, तो जितनी लाइन सेंटर कर रही है ना, अगर उतनी ही लाइंस बाहर निकल रही है, इनकमिंग लाइंस इज इक्वल टू आउटगोइंग लाइंस, तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा बच्चों, फ्लक्स हमेशा 0 होगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये रीजन लिखा मिलेगा आपको, इनकमिंग फ्लक्स या इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ क्लोज्ड सरफेस इज, फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा। यानी जितनी एनर्जी एंटर कर रही थी बच्चों उतनी ही एनर्जी बाहर चली गई, फ्लक्स 0। इस सरफेस में आओ बच्चों, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, बट अच्छी बात क्या बच्चों, ये सरफेस देखो, ये सरफेस और ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर बना बच्चों, इसका एरिया वेक्टर इधर बना, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट अभी भी चारों फेसिस का एंगल बोलो, बाकी रेस्ट ऑफ द चारों फेसिस का एंगल बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। बेटा इस वाले, इसके सभी चारों फेसिस के कारण ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो सभी के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, अभी भी 0। लेकिन फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ये वाला, इस पे फ्लक्स 1 मान लेते हैं और ये वाला इस पे फ्लक्स 2 मान लेते हैं। अब ये देखो, ओरिजिन से ये सरफेस कितनी दूरी पर है, ये सरफेस की लेंथ जो दूरी है दैट इज a, यानी यहाँ के लिए x की वैल्यू a, पुट इलेक्ट्रिक फील्ड में x की वैल्यू a इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट सरफेस कितनी बन जाएगी बच्चों, E नॉट, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ a है तो a इंटू आई कैप, एरिया वेक्टर इधर है बच्चों, तो फ्लक्स 1 कितना बना बच्चों, फ्लक्स 1 कितना बना बच्चों, E इंटू ए, ई नॉट इंटू ए इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, एंगल कितना है बच्चों, थीटा की वैल्यू अभी भी 180 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब आते हैं इस वाले सरफेस के लिए, ये सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है बच्चों, ए और ए 2a दूरी पर है, यहाँ से ये 2a दूरी पर है, यानी x की वैल्यू 2a बनी इसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए कितनी बनी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी सर E नॉट इंटू 2a आई कैप, E नॉट इंटू 2a आई कैप। अगर E नॉट इंटू 2a आई कैप बना तो फ्लक्स 2 कितना बना बच्चों, फ्लक्स 2 बना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही E नॉट इंटू 2a इंटू एरिया a स्क्वायर बना बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है बच्चों, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनी 0, तो cos 0 1। अब फ्लक्स अभी भी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करो बच्चों,
तो टोटल फ्लक्स कितना बना बच्चों, φ1 प्लस φ2। देखो ई नॉट इंटू टू इंटू ए क्यूब, ई नॉट इंटू टू इंटू ए क्यूब माइनस ई नॉट इंटू ए क्यूब माइनस ई नॉट इंटू ए क्यूब, तो फ्लक्स कितना बना बच्चों, ई नॉट इंटू ए क्यूब। जल्दी बताइए आया या नहीं आया। तो बच्चों हमने अभी क्या एनालाइज किया कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख देते हैं तो फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। मान लो ये एक स्फीयर है बच्चों, एक स्फीयर है और इसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दिया। जल्दी बोलो फ्लक्स, जल्दी बोलो, दिस इज स्फीयर, फ्लक्स बोलो बच्चों, फ्लक्स बोलो जीरो, फ्लक्स बोलो जीरो, ऑब्वियसली जीरो भाई। अभी मैं थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करा देता हूं। देखिए जो कि ये हमारा सेंटर है और ए सेंटर से हमेशा रेडियल लाइन ड्रॉ कर दो, रेडियल लाइन। तो रेडियल लाइन के अलोंग ही एरिया वेक्टर होगा बच्चों, एरिया वेक्टर। ये छोटा सा पैच मान लो, छोटे से पैच का एरिया वेक्टर ये मान लिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है बच्चों, एंगल देखो ये θ1 बना, दिस इज θ1। यहां से देखो बच्चों, दिस इज छोटे वाला पैच dA माना और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। और यहां पर θ2 देखो बच्चों, जो कि दोनों रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है ई। ध्यान से देखो बच्चों, इसका dA छोटा सा एरिया, इसका dA छोटा सा एरिया, मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, cos थीटा ऑब्ट्यूस बन रहा है, यानी यहां पर फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा बच्चों। अभी अभी प्रूव कराया है क्यूब के केस में। और यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो बच्चों वो पॉजिटिव होगा। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, जीरो। आंसर क्या आएगा बच्चों, जीरो। तो ये चीज़ें याद भी रखो कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख देते हैं तो फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। अब एक बच्चे ने थोड़ा दिमाग लगाया कि सर एक बात बताओ, यहां पर एक चार्ज रख दूं मैं Q, दिस इज चार्ज Q। मैंने बोला ठीक है। कह रहे अब इस चार्ज की विसिनिटी में हमने एक स्फीयर रख दिया, ठीक, बहुत सही बोला। अब कह रहा है वो बच्चा कह रहा है सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगी ना, तो दीज आर नॉट यूनिफॉर्म। अब बोलो फ्लक्स, अब बोलो फ्लक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स अभी भी जीरो आएगा, फ्लक्स अभी भी जीरो आएगा। वो कैसे, वो मैथमेटिकली अब दोबारा से देखो बच्चों। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं। तो देखिए इस चार्ज से ये वाला डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड से ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो मैं ये लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ यस या नो। दूसरी चीज, यहां से एरिया वेक्टर भैया रेडियल लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये एंगल देखो, ये एंगल दिस इज θ1, यहां से फिर रेडियल लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, दिस इज θ2। तो θ1 ऑब्ट्यूस है, θ1 ऑब्ट्यूस है बच्चों और θ2 एक्यूट है। तो ये तो समझ में आ गया कि इधर वाला फ्लक्स नेगेटिव आएगा, उधर वाला फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। पॉइंट नंबर 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में देखो, इस रीजन में ये एरिया है बच्चों, दिस इज एरिया A1 और इस वाले रीजन का देखो एरिया A2, दिस इज एरिया A2। अब बताओ किस कौन सा एरिया ज्यादा है, तो हमने बोला सर A2 इज ग्रेटर देन A1। फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, EA इंटू A1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, जो भी आएगा, इंटीग्रल इंटीग्रल। फ्लक्स 2 देखो बच्चों, EB इंटू A2 इंटू कॉस ऑफ θ1 θ2। जल्दी बताओ, पूरी पॉसिबिलिटी है ना दोनों बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो भले ही, बट यहाँ पर एरिया कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है बट एरिया ज़्यादा है। एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो फ्लक्स अभी भी कितना आएगा बच्चों, जीरो। जल्दी बोलो बच्चों, समझ में आया क्या। हमसे ये बोला गया कि अगर ये स्फीयर है
ठीक है। इस स्फीयर के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया बच्चों, क्यू चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखा है पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड बनने वाली है। सभी बच्चे बोलो यस या नो। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो सर स्फीयर का एरिया वेक्टर भी किधर होता है? रेडियली, तो ये भी रेडियली है, तो एरिया वेक्टर भी इधर छोटे से पैच का, ये छोटा सा पैच माना अपन लोगों ने, तो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर। तो जल्दी बताओ बच्चों, एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल बन रहा है हर पॉइंट पर? वेरी गुड। और एक चीज़ और बताओ बच्चों, क्या ये वाली दूरी अगर मैंने रेडियस r माना है तो क्या ये वाला पॉइंट भी r होगा, ये वाला पॉइंट भी r होगा? यानी मैं बोल सकता हूँ इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? कांस्टेंट बच्चों, E इज यूनिफॉर्म। E का फॉर्मूला कितना है बच्चों, जल्दी बोलो। E का फॉर्मूला बनेगा KQ/r²। चलिए बोला गया फ्लक्स निकालो, फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ E.dA। किसी भी एक पैच के कारण निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर दो। तो हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 बनी है बच्चों, हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 बनी है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? E.dA cos ऑफ 0। देखो बच्चों हर पॉइंट पे E कांस्टेंट है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो E को बाहर लेके आ जाओ, जल्दी बोलो। dA का इंटीग्रेशन बताओ। इसका सरफेस एरिया कितना बना है? दिस इज स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, जल्दी बोलो। तो दिस इज 4πr²। वेरी गुड बच्चों, 4πr²। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना बना बच्चों? फ्लक्स का फॉर्मूला बना, ध्यान से देखो, E की वैल्यू रखो KQ/r² इंटू 4πr²। K की वैल्यू को रख दो बच्चों 4πε0, 1/4πε0। तो देखो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आया? 1/4πε0r² इंटू Q इंटू 4πr²। 4πr² ने 4πr² को मारा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आया Q/ε0। जल्दी बताओ बच्चों कितना आया? Q/ε0। अभी जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो बच्चों ने एक चीज़ों का कंट्रीब्यूशन किया कि सर देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला आया है Q/ε0। ये Q कौन सा चार्ज है? जो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, ध्यान रखना, दिस इज क्लोज्ड सरफेस। तो जो ये फ्लक्स में, फ्लक्स का जो फॉर्मूला बना है Q/ε0, तो ये Q कौन सा है? ये Q इन है बेसिकली। Q इन बोले तो चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। बच्चों इसी को बाद में चल के हम आगे बोलेंगे गॉसियन सरफेस। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर गॉसियन सरफेस। अभी याद कर लो बस, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर गॉसियन सरफेस। एक चीज और बताओ, जैसे हमने ये r रेडियस का एक स्फीयर बनाया, अगर मैं एक छोटा स्फीयर बना दूं बच्चों जिसका रेडियस r1 है, अब बोलो फ्लक्स कितना होगा? अब बोलो फ्लक्स कितना होगा? सर अभी भी अंदर तो चार्ज q ही आ रहा है। जब ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल रियलाइज यहाँ पे r1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे r1 आ जाएगा बच्चों, r1 विल कैंसिल आउट अगेन। तो फ्लक्स छोटे वाले के कारण भी कितना आएगा बच्चों? Q/ε0, Q/ε0। यानी जो ये वाला फ्लक्स आया है ना बच्चों, दिस फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। छोटा r लेके चलो, बड़ा r लेके चलो, उससे बड़ा r लेके चलो, यानी एक छोटा स्फीयर लेके चलो, बड़ा स्फीयर लेके चलो, या बहुत बड़ा स्फीयर लेके चलो, फ्लक्स का शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अगर मैंने इसी वाले चार्ज को मैंने एक आर्बिट्रेरी शेप में ले दिया, ए वाले शेप में, अभी भी बताओ फ्लक्स कितना है? ये सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, बस ये सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। अभी भी बताओ फ्लक्स कितना बच्चों? फ्लक्स अभी भी Q/ε0 आएगा सर। हाँ अभी भी कितना आएगा? Q/ε0। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या समझ में आया कि जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स वो केवल और केवल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है उस पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कैसे भी शेप और साइज में आप लोगों ने रख दिया सरफेस में,
उस पे इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक स्फीयर रखा, ठीक है, आप लोगों ने एक क्लोज्ड क्यूब रख दी, एक क्यूब रख दी बच्चों। अभी क्यूब के अंदर भी कितना चार्ज है बच्चों, क्यू है, तो फ्लक्स अभी भी कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस याद क्या रखना, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया बच्चों फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, दैट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ बच्चों ये समझ में आया क्या? अब मुझे एक चीज समझाओ आप, जो ये हम अपने घर में 100 वोल्ट का बल्ब लेके आते हैं, बल्ब लेके आते हैं हम लोग 100 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है भाई? वोट इज अ यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी इसका मतलब होता है बच्चों 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। बेसिकली एनर्जी है, एक सेकेंड में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, दैट इज पावर। अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो एनर्जी थी बच्चों। मैंने एक स्फीयर में और एक स्फीयर ये रहा, मैंने इनके सेंटर पे एक बल्ब रख दिया बच्चों, बल्ब रख दिया 100 जूल का। चलो अब ये बताओ पहले स्फीयर में से कितनी एनर्जी निकलेगी, जल्दी बताओ, पहले स्फीयर में से कितनी एनर्जी निकलेगी सर? 100 जूल। दूसरे में से भी कितनी निकलेगी? 100 जूल। और ये निकल क्या रही है, एनर्जी। एनर्जी क्या है भाई? मापदंड है किसका? फ्लक्स का। कितनी एनर्जी निकल रही है, वही तो फ्लक्स होता है। तो पहले सरफेस में से भी 100 निकल रही है, दूसरे में से भी 100 निकल रही है। हाँ, इंटेंसिटी, पहले की इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, दूसरे की इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट अभी ये चेक करो, चाहे इस पे एक और स्फीयर बना दो, अभी भी एनर्जी कितनी निकलेगी? 100 जूल ही निकलने वाली है बच्चों। तो बेसिकली इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोगों ने सबसे पहले इसकी एनर्जी डेफिनेशन क्या देखी थी, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया, कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी, तो जितनी इसकी एनर्जी वो फैलेगी। अब उस एनर्जी को बंद करने में कोई भी क्लोज सरफेस चूज कर लो आप, वो हर क्लोज सरफेस में से उतनी एनर्जी निकाल के फेंकेगा। अब देखो उसी बल्ब को हमने यहाँ पे रख दिया बच्चों क्यूब के अंदर, तो बोलो अब कितनी एनर्जी निकालेगा भैया? अभी भी सेम एनर्जी जाएगी। फिर इसको हमने बड़े स्क्वायर में बंद कर दिया, अभी बोलो अभी भी सर उतनी एनर्जी जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी आर्बिट्रेरी शेप में बंद कर दो, अभी भी उतनी एनर्जी जाने वाली है। तो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट। जैसे कि अभी हम लोग समझ पाए हैं, हम लोगों ने अभी अभी समझा है कि एक स्फीयर रख दिया मैंने, इसके अंदर क्यू चार्ज है, बोलो फ्लक्स कितना होगा बच्चों, जल्दी बोलो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग लिखते हैं ई डॉट डी एस। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो कि ये क्लोज्ड सरफेस है ना, क्लोज्ड सरफेस, सिंस दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, तो मैं यहां पर ये लगा देता हूं, दिस इज क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दिस रिप्रेजेंट्स योर क्लोज्ड सरफेस। तो बेसिकली क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और ओपन सरफेस के लिए क्या लिखा गया, ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। ये समझ में आया दोनों में डिफरेंस? दिस इज फॉर ओपन सरफेस, दिस इज फॉर क्लोज सरफेस। सिंस हम लोग क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल अपन को लगाना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोगों ने बात करी, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों दिस इज नॉन एज योर गॉस थ्योरम, दिस इज नॉन एज योर गॉस थ्योरम। अब इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, दिस इज योर गॉस थ्योरम। हमने देखा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज रख देते हैं क्यू, तो फ्लक्स होता है बच्चों हमारे पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू इज ये फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, जो भी हम लोगों ने क्लोज्ड सरफेस चूज किया है, जो भी हम लोगों ने क्लोज्ड सरफेस चूज किया उसके शेप एंड साइज के इंडिपेंडेंट होता है। पहली बात, अगर मैं किसी भी सरफेस को बाहर रखूं, चार्ज को बाहर रखूं किसी भी सरफेस से, तो फ्लक्स बोलो जल्दी जल्दी बताओ, फ्लक्स कितना होगा बच्चों? तो सर फ्लक्स अभी अभी प्रूव करा था, फ्लक्स 0 होगा। अब देखो हमने बोला मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके अंदर 2 चार्जेस रखे हुए Q1 Q2 और बाहर एक चार्ज रखा हुआ है Q3। जल्दी बोलो फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू Q1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला देखो,
इंटीग्रल ऑफ E1 डॉट ds, दिस इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई Q1 है ना, तो Q1 रख दिया, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकती है, तो E1 डॉट ds। Q2 के कारण देखो E2 डॉट ds, दिस इज इक्वल टू Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q3 के कारण देखो, Q3 के कारण, सर Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी बट फ्लक्स क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि इसमें E3 डॉट dx में हमें केवल और केवल अंदर वाला चार्ज चाहिए, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, तो वो कौन है, Q1 और Q2, Q3 तो है ही नहीं, तो Q3 के कारण तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो, तो मैंने फ्लक्स की वैल्यू को जीरो रख दिया, दैट्स इट। तीनों को ऐड करो बच्चों, तो तीनों को जब ऐड किया तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ds, दिस इज इक्वल टू ds बोलो या da बोलो, वट एवर जो बोलना है, Q1 देखो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, Q1 प्लस Q2, ये जो E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना बच्चों, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, किसी भी पॉइंट पर, तो यहाँ E1 होगी, यहाँ E2 होगी, यहाँ E3 होगी। बेसिकली ये E1 प्लस E2 रिप्रेजेंट करता है E नेट के, E नेट, यानी गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला बना दैट इज E नेट डॉट DA या DS, E नॉट डॉट DA, दिस इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब समझो इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के कारण है, चाहे वो अंदर हो सरफेस के, चाहे वो बाहर हो सरफेस के, बट फ्लक्स में केवल और केवल वही वाला चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर होने वाला है। दिस इज योर गॉस लॉ, दिस इज योर गॉस लॉ। दोबारा सुन लो, गॉस लॉ का फॉर्मूला ये है E डॉट DA या E डॉट DS, दिस इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो ये E है बच्चों, ये E सभी चार्जेस के कारण है, चाहे कोई गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो, बट ये Q इन केवल और केवल उस वाले सरफेस के कारण है, उस वाले चार्ज के कारण है जो गॉसियन सरफेस के अंदर रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है बच्चों, ये ओरिजिन है बच्चों हमारे पास 0,0, यहाँ A है, यहाँ 2A है, ये 3A दूरी पर है बच्चों, यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है बच्चों। बोला गया 3A रेडियस का एक स्फीयर बनाया गया, बताओ फ्लक्स कितना, 3A रेडियस का एक स्फीयर बनाया गया, बोलो फ्लक्स कितना। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स के लिए देखो टोटल चार्ज कितना है बच्चों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को विद साइन रखेंगे पहली बात। दूसरा इनको ऐड करो, Q माइनस 2Q, Q माइनस 2Q माइनस Q, तो इस स्फीयर के गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बचा है, माइनस Q, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ बच्चों समझ में आया है क्या। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, ध्यान से देख, यहाँ पे Q1 रख दिया, यहाँ पे Q2 रख दिया, यहाँ पे Q3 रख दिया। जल्दी बोलो फ्लक्स किसके कारण होगा, Q1 Q2 Q3, वेरी गुड, Q1, क्योंकि Q1 ही अंदर है सर। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण भी होगी, 2 के कारण भी होगी, 3 के कारण भी होगी। जल्दी बताइए बच्चों, आज की क्लास समझ में आई है आप लोगों को। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।